तो ये है आज का लेखा जोखा, आज का खाका जो हमने शो का आपके सामने खींचा है। चलिए अब इस चर्चा में शामिल करते हैं कीर्तन शाह जी को। कीर्तन जी बहुत बहुत स्वागत। कीर्तन शाह फाउंडर और सीईओ हैं क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर से। हमेशा हमारे शो की शोभा बढ़ाते रहते हैं, हमारे आम निवेशकों को बेहतर तरीके से गाइड करते हैं। बहुत खुशी हो रही है कीर्तन जी आपको एक बार फिर इस चर्चा में पाकर। चलिए पहले कॉलर को जोड़ते हैं। हमारे साथ अभय सिंह यादव साहब जुड़े हुए हैं। अभय सिंह जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, ठीक हूँ सर मैं। जी सबसे पहले तो ये बताइए कि कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका सवाल क्या है? सर मेरा गांव गोठड़ा है, मैं डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला हूँ। अरे वाह वाह, तो अब तो ठंड सर वंड कम हो गई होगी हरियाणा में कि है अभी? नहीं सर, ठंड बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है। हो गई है अभी, वो फसल निकलने लग रही है सर अभी। अरे वाह 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 वाह, तो हाँ सर। ये जो समय होता है बड़ा अद्भुत होता है फसल और बाकी चीज़ों के हिसाब से। और हरियाणा तो पूरी तरह से खेती बाड़ी के लिए बड़ा मशहूर है। पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में पता करना चाह रहा था जी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को अगर मैच्योरिटी जो थी वो 8 साल है मिनिमम। तो ठीक है। अगर सपोज करो मैं 8 साल के बाद भी मैच्योर नहीं करता हूँ, 2 साल और रखना चाहूँ मैं, हम्म। तो क्या मुझे एक तो 2.5% जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो चालू रहेगा या बंद हो जाएगा? नंबर 2, मैं 2 साल के बाद जब विड्रॉ करूंगा तो क्या वो उस पर टैक्स की भी छूट मिलेगी सर? ठीक है ठीक है इनकम टैक्स की। ठीक है ठीक है पहली क्वेरी ये है। ठीक है। दूसरी है सर, मैं 4-5 एचडीबी है सर मेरे पास। हम्म। तो उनमें से मैं जो एचडीबी है वो स्पाउस के नाम ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मिसेज के नाम, उनका भी डीमैट अकाउंट है। तो इसको क्या प्री मैच्योर रिडेम्पशन समझा जाएगा और जो 2.5% इंटरेस्ट मिलता है वो बंद हो जाएगा ठीक है। या सब वो भी चालू रहेगा? मैं वो मिसेज के नाम जो ट्रांसफर कर दूंगा तो ठीक क्या है उनको भी वो एक्स्ट्रा 2.5% मिलता रहेगा? ठीक है ठीक है। आपके दोनों सवाल, सबसे पहले तो आपकी तारीफ करनी होगी अभय सिंह जी की आपके सवाल बड़े स्पष्ट हैं। आपने बहुत सी चीज़ों को बड़े स्पष्ट तरीके से सामने रखा है। न सिर्फ आपका विजन बहुत क्लियर है और आपकी जो भी शंकाएं हैं उसका समाधान देने की हमारी कोशिश रहेगी। कीर्तन जी सवाल आपने सुने, सवाल हमने लिखित रूप में भी आप तक पहुंचाए हुए हैं और मैं इसीलिए थोड़ा मिलान कर रहा था कि जो सवाल ये पूछ रहे हैं, जो हमारे पास सवाल है उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। कमोबेश यही सवाल है, बस उन्होंने बहुत और बेहतर तरीके से सामने रखा। बताइए अभय सिंह जी की तमाम शंकाओं का समाधान कीजिए। पहला सवाल उनका यही है कि अ, अगर वो 8 साल बाद रिडीम ना करके अपने इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को जारी रखना चाहते हैं, 10 साल बाद रिडीम करना चाहते हैं, तो भी क्या उनको लाभ मिलता रहेगा और इस पर टैक्स का गणित क्या है? अभय सिंह जी, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एसजीबीज एक बॉन्ड जो है वो एफडी की तरह है। अगर उसने आपको कहा है कि मेरी 8 साल की मैच्योरिटी है, तो आपको 8 साल पर लास्ट वाला इंटरेस्ट और आपका जितना भी पैसा बनता है, वो पैसा आपके अकाउंट में ऑटोमैटिकली क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसकी एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट है, जिस दिन पर आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, क्या आप उसे 2 साल से एक्सटेंड कर सकते हैं? आंसर नो है। आपको 8वें साल पे मैच्योरिटी मिल जाएगी। अब टैक्स से रिलेटेड आपको जो एक आध दो शायद चीज़ें चाहिए जाननी, वो बता देता हूँ। अगर आप 2.5% जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस 2.5% इंटरेस्ट पे आपको टैक्स लगता है। और आपने अगर मैच्योरिटी तक इस बॉन्ड को होल्ड कर रखा है, तो मैच्योरिटी तक होल्ड करने पे आपको जितना कैपिटल गेन्स मिलेगा, वो पूरा कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री है। तो आप 8 साल से ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएँगे, पर अगर आप जब 8 साल तक होल्ड करते हैं, तो आपको 2.5% जो आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पे टैक्स देना पड़ेगा। आपको कैपिटल गेन जो आपका अगर ₹100 लगाया हुआ एसजीबी में 250 हो जाता है, तो ₹150 के कैपिटल गेन्स पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, वो टैक्स फ्री है मैच्योरिटी पे। अब आपके दूसरे क्वेश्चन का सवाल, जैसे ही आप बॉन्ड्स ट्रांसफर करते हैं अभय सिंह जी, तो वो इंटरेस्ट आपको मिलना बंद हो जाता है, पर जो नया इन्वेस्टर है जिसके नाम पे ये बॉन्ड्स ट्रांसफर हो चुके हैं,
उनको वो इंटरेस्ट मिलते रहेगा। तो इंटरेस्ट तो मिलते रहेगा जिसके भी नाम में ये बॉन्ड्स रजिस्टर हो जाते हैं, राइट? तो ध्यान ध्यान आपको सिर्फ ये देना है कि आपका 2.5% इंटरेस्ट बंद नहीं होता, आपका 2.5% इंटरेस्ट कंटिन्यू होता है, पर वो 2.5% इंटरेस्ट टैक्सेबल है और अब वो टैक्स हो जाएगा नए यूनिट होल्डर के नाम पे। आई होप आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाया हूँ। ठीक है, तो ये सवाल है और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल कीर्तन जी आपसे है। चूंकि आज चर्चा अक्सर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे इस तरह की क्वेरीज आती नहीं है, तो हम एक क्यों ना एक क्रैश कोर्स भी कर देते हैं अपने आम निवेशक का। एसजीबी है क्या और निवेश का इसमें किस तरह का गणित होता है, किस तरह से फायदेमंद है, जरा आप बता पाएं। मेरे हिसाब से एसजीबी सबसे बेहतर तरीका है अगर किसी को भी गोल्ड में निवेश करना है। देखिए, गोल्ड में निवेश करने के 4 बड़े कॉमन से ऑप्शंस है। या तो आप फिजिकल गोल्ड ले लें, या तो आप डिजिटल गोल्ड ले लें, या आप गोल्ड को म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें, या आप एसजीबी करें। अब इन चारों में मुझे ऐसा लग रहा है एसजीबी सबसे ज्यादा और बेहतर ऑप्शन है और स्टैंड आउट होता है 3-4 कारणों से। सबसे पहला तो जब आप एसजीबी में गोल्ड खरीदते हैं या फॉर दैट रीजन आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू खरीदते हैं, तो आपको कोई जीएसटी नहीं लगता। पर अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे या डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे तो आपको 3% जीएसटी लगता है। तो सबसे पहले एसजीबी खरीदने का एक कारण यह है कि आपको जीएसटी नहीं लगता। दूसरा, यहाँ आपको प्योरिटी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है फिजिकल गोल्ड की तरह, क्योंकि आप तो पेपर खरीद रहे हैं, तो जनरली आपको प्योरिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं ना, तो उसमें स्प्रेड बहुत बड़ा होता है। स्प्रेड का मतलब है, मान लीजिए गोल्ड 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, पर आपको खरीदना है तो आपको 102 में दिया जाता है। पर अगर 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और आपको बेचना है तो 98 पे आपसे खरीदा जाता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में या गोल्ड ईटीएफ्स में ये रोकूंगा आपको और इस वक्त हम सीधा रुख करेंगे टाइम्स नाउ समय। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देखना शुरू कर चुके हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए अब अपने अगले कॉलर को जोड़ते हैं। उत्पल मंडल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। मंडल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू सर। मेरे पास ना वो जो मेरे जो पोर्टफोलियो हो, तो मेरे अभी जो पोर्टफोलियो है वो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए और कोई चेंज करना चाहिए, यही मेरा सवाल है। ठीक है, ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो की डिटेल भी हमारे पास मौजूद है और कीर्तन जी बाकी जो जानकारी है वो हमने आप तक पहुंचाई हुई है। बताइए उत्पल जी को क्या सलाह होगी। उत्पल जी, आपके पोर्टफोलियो में मुझे 2 छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स लग रही है। सबसे पहले तो आपका एचडीएफसी एएमसी की तरफ कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा है, 50% तक का। और दूसरा, आप अगर देखेंगे आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, थोड़ा-सा मोमेंटम है पर ग्रोथ मिसिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं इन 4 फंड्स में निवेश करने से अच्छा मैं जो 4 फंड्स रेकमेंड कर रहा हूँ, उसमें शायद लंबे समय के लिए पैसा डालना वाजिब समझता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना एडलवाइस का जो लार्ज एंड मिड कैप है, उसको स्विच करके एडलवाइस मिड कैप में आ जाइए। एक्सिस का स्मॉल कैप ले लीजिए, पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप ले लीजिए और निप्पॉन का लार्ज कैप ले लीजिए। इससे होगा ये कि आप लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई हो जाएँगे, थोड़ा-सा एक ग्लोबल एक्सपोज़र मिल जाएगा और अलग-अलग एएमसीज़ में और अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ में भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेरी सलाह आपके लिए होगी कि मेरे रिकमेंड किए हुए फंड्स में अगर आप इक्वली एसआईपी करें, तो पोर्टफोलियो ज़्यादा बैलेंस्ड है। तो उत्पल जी, ये आपको सलाह मिलती हुई कीर्तन जी की तरफ से। कीर्तन जी, जब आप ये समाधान रख रहे थे तो एक एक सवाल आम तौर पे आम निवेशक का ये भी होता है और मेरे ख्याल से बहुत सारे निवेशक ये जानना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमने एक पोर्टफोलियो बनाया, जैसे उत्पल जी ने बनाया, बहुत सारे फंड्स थे। अब एक लंबा अरसा उसमें हो गया, अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है, लेकिन अब उसमें बदलाव की जब बात आती है तो फिर वो क्या तरीके होने चाहिए रिडीम करने के लिए या स्विचिंग के, जिसके ज़रिए आप बेहतर तरीके से आपका किसी तरह का पुराने फंड्स में भी नुकसान ना हो और आगे भी आपकी निवेश यात्रा अच्छे तरीके से जारी रहे।
आई थिंक ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 चीज़ों को हाइलाइट करना चाहूँगा प्रशांत जी यहाँ पर। सबसे पहले तो देखिए, जभी भी आप पुराने फंड्स को रिडीम करके नए फंड्स में निवेश करने की बात करते हैं, तो पुराने फंड्स में अनफॉर्च्यूनेटली आपको टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन्स, क्योंकि आपने शायद वहाँ पर गेन किया होगा। तो देखिए, अगर आप आज जैसे स्पॉट पे है कि आप मार्च एंड पे है, तो मैं सलाह दूँगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट्स 2 हिस्सों में रिडीम करें। थोड़ा-सा आज करें और थोड़ा-सा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करें, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 1-1 लाख रुपए का 2 बार फायदा हो सकता है, इस साल भी, अगले साल भी। तो आपको 2 लाख तक के कैपिटल गेन्स पे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़, आप ऐसे स्प्लिट कीजिए। दूसरा, आपको ध्यान में ये रखना है कि आप देखिए कि क्या आपको एग्जिट लोड तो नहीं लग रहा आपके फंड्स पे, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, काफ़ी समय से निवेश करे हुए हैं, तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगना चाहिए। पर उसे भी आप एक बार डेफ़िनेटली देखें। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी किसी भी समय आपको अगर ये पता चले या आपको शायद ये रियलाइज़ हो कि आप जिस तरीके की निवेश कर रहे हैं, वो शायद गलत है, या फंड आपको जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का नहीं है, या आपके रिस्क प्रोफाइल से काफ़ी अलग है। मैं सोचूँगा कि आप टैक्स को ध्यान में रखकर या टैक्स की वजह से उस फंड से ना निकले, ये बहुत बड़ा एक मिस अंडरस्टैंडिंग है, जो इन्वेस्टर्स को नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक गलत फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें कंटिन्यू करे रखेंगे अगले 10 सालों तक, क्योंकि आपको टैक्स नहीं भरना, तो आप 10 सालों तक, या तो आप गलत फंड में इसलिए इन्वेस्टेड है क्योंकि आपका रिस्क प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा, या वो फंड अच्छा नहीं है, तो आप 10 साल तक उसको उस पे भरपाई करेंगे, जबकि आप एक बार टैक्स भर के जो आपके पूरे पोर्टफोलियो का 1 या 2% होगा, उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको जिस दिन ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप शायद आपने गलती की है पोर्टफोलियो बनाने में, और आपको इन 1 या 2 फंड से निकलना है, तो आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, आपको निकल कर गलती को इमीडिएटली सुधार देना चाहिए। है। तो ये एक आम जो कहते हैं भ्रम वाली स्थिति या थोड़ी बहुत ऊहापोह जो स्थिति बनी रहती है, उसका समाधान कीर्तन जी ने इस सवाल के ज़रिए किया। चलिए, अगला सवाल हमें यूट्यूब के ज़रिए आया हुआ है संदीप व्यास जी का, और ये रिटायर्ड हैं और चाहते हैं कि इनकी कुछ इनकम हो सके, उसके लिए एक प्लान बनाया जाए इनके लिए। और क्या वो इनकम प्लान हो सकता है? अभी वो 62 साल की उम्र के हैं और 30,000 की पेंशन उनको मिलती है। एसआईपी में कौन से फंड्स का चुनाव करें, ये वो पूछ रहे हैं। कीर्तन बताइए, 62 साल उम्र है, रिटायर्ड व्यक्ति हैं, 30,000 की पेंशन इनके पास आती है, कुछ अर्निंग का जरिया हो सके उसके लिए ज़रा इनको एसआईपी प्लान्स बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हूँ, क्योंकि एक जगह पे हम कह रहे हैं कि हमें 30,000 रुपए की पेंशन आ रही है। दूसरी जगह पे हम ये बात कर रहे हैं कि हमें थोड़ी-सी इनकम मिल जाए क्योंकि मैं रिटायर्ड हूँ, और तीसरी जगह पे हम कह रहे हैं कि मुझे एसआईपी करनी है। तो आइडियली मैं थोड़ा-सा लॉस्ट हूँ इस क्वेश्चन में कि इन्वेस्टर क्या पूछना चाहते हैं, पर मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, शायद उनसे उनके क्वेश्चन का उन्हें आंसर मिल जाए। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप रिटायरमेंट में पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो मैं, क्योंकि मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता, मुझे और बहुत सारी जानकारी नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीज़न स्कीम में जितनी भी लिमिट ऑक्यूपाई कर सके, उतनी आप ऑक्यूपाई कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि वो एक बहुत बेहतरीन स्टार्ट है रिटायरमेंट के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, एक। दूसरा, 5 लाख रुपए तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आपको एफडी पे रेट दे रहे हैं वर्सेस एक नेशनलाइज़ या कमर्शियल बैंक जो देता है, उसमें काफ़ी अंतर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दूसरी चीज़ कीजिए। लार्जली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये 2-3 चीज़ करने से आप 40 से 50 लाख रुपया इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स में ऑक्यूपाई कर पाएँगे। अब मान लीजिए आपके पास इसके ऊपर भी पैसा है, तो आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप नॉर्मल एक एफडी कर लीजिए या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले लीजिए, या आप म्यूचुअल फंड्स में, डेट फंड्स में पैसा निवेश कीजिए और वहां से एसडब्ल्यूपी कीजिए। मुझे लग रहा है ये 2-3 चीज़ों का अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे, तो आपको रिटायरमेंट में जो पैसे की ज़रूरत है, वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो ऐसा ना हो कि मैं गलती कर जाऊँ, पर अगर आपको फॉर सम रीज़न
एसआईपी करनी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि शायद आपका रिस्क प्रोफाइल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा जितना आप वर्किंग थे तब होगा। तो आप ज़्यादा रिस्क मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ आप शायद नहीं ले पाएँगे। तो आप एक कैनरा रोबेको के फ्लेक्सी कैप में पैसा निवेश कर लीजिए, निप्पॉन के लार्ज कैप में निवेश कर लीजिए। तो ये दोनों से होगा ये कि आपका लार्जली पोर्टफोलियो लार्ज कैप होगा, हल्का-सा मिड कैप की तरफ आपको थोड़ा-सा एक्सपोज़र मिल जाएगा। इन दोनों फंड्स में आप अगर बने रहे, कम से कम 4 से 5 साल का नज़रिया रखिएगा, तो ये दोनों का मिलाकर आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डिसेंट हो सकता है मेरे हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी शंकाओं का समाधान होगा। अलग-अलग पहलू से कीर्तन जी ने आपके तमाम निवेश के जो टारगेट्स हैं उनको समझने की और उसको बेहतर तरीके से आपके सामने समाधान देने की कोशिश की है। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। अगली कॉलर को जोड़ते हैं। हमारे साथ गीता दांडेकर जी मौजूद हैं। गीता जी नमस्कार, कहाँ से बातचीत कर रही हैं? रत्नागिरी से। अरे वाह वाह, प्यारी जगह है रत्नागिरी। और गणपति फुले का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे, और उसके कोस्टल जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बताएं गीता जी, क्या जानना चाहती हैं? मेरा बेटा ना 15 साल की उम्र का है, तो ठीक। उसके लिए मैं कुछ एसआईपी चालू करना चाहती हूँ, और उसका इन्वेस्टमेंट 3000 है, मीन्स पर मंथ भर सकती हूँ मैं। तो उसके लिए कौन से फंड चुने? ठीक है। हर महीने 3000 तक आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, एसआईपी कर सकती हैं ना? हाँ ठीक है। अभी उम्र 15 साल है। कोई हाँ। लक्ष्य रखा है आपने कि कब तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगी और कितना पैसा आपको चाहिए, किस लिए चाहिए? लक्ष्य ये है कि उसके कॉलेज की स्टडी हो जाए, ऐसे ये हिसाब किया मैंने। ठीक है। तो आगे आगे आप ये रकम बढ़ाएंगी भी? आप अगर 3000 है तो उसे आगे बढ़ाना भी चाहती हैं? हाँ, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए आपको बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश करते हैं। कीर्तन जी, फिलहाल 3000 की एसआईपी करनी है, बच्चा 15 साल का है और उसके आगे की पढ़ाई के हिसाब से ऐसा कोई लक्ष्य उन्होंने नहीं तय किया है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई, इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ों के हिसाब से आगे वो अपनी क्षमता अनुसार इसमें बढ़ोतरी भी कर सकती हैं। गीता जी, सबसे पहले तो आप सही डायरेक्शन में जा रही है, एसआईपी सही तरीका है निवेश को शुरू करने का। पर आप इस चीज़ को भूले नहीं कि जब आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके हाथ में एज़ एन इन्वेस्टर 2 ही चीज़ें हैं। आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं और कितने लंबे समय के लिए उसे इन्वेस्टेड रख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा पैसा हो सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उतना पैसा एसआईपी के थ्रू निवेश करें। पर मान के चलिए, मैं आपको जो भी सलाह दे रहा हूँ वो ये सोचकर दे रहा हूँ कि आप कम से कम 5 सालों तक इस एसआईपी को कंटिन्यू करेगी और मार्केट्स के ऊपर-नीचे होने की वजह से इसे बंद नहीं करेंगे। तो ₹1,500 आप कैनरा रोबेको के फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दीजिए और ₹1,500 आप निप्पॉन के मल्टी कैप फंड में डाल दीजिए। इससे होगा ये कि आपका पोर्टफोलियो लार्जली लार्ज कैप की तरफ टिल्टेड होगा और उसमें थोड़ा-सा आपको स्मॉल कैप और मिड कैप का हल्का सा एक फ्लेवर भी मिल जाएगा, जिससे आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा मार्केट कैप लेवल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क लिए बगैर। तो ये दोनों फंड में मैं आपको सलाह दूँगा डेढ़ हज़ार रुपए की एसआईपी करने के लिए। ठीक है। तो गीता जी, आपको ये सलाह मिलती हुई और वाक़ई आपकी तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि बच्चे की बहुत कम उम्र में आपने इस तरह के निवेश प्लान की ओर कदम बढ़ाया है, और आपको और आपके बच्चे के भविष्य के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। आगे भी अगर आपको निवेश से जुड़ी किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई जानकारी आपको लेनी हो, तो आप ले सकती हैं। हम आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। कीर्तन जी, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, चूँकि गीता जी के सवाल से ही ये बात सामने आई। अमूमन चूँकि एसआईपी और बाकी चीज़ों को लेके अब अवेयरनेस फैल रही है, क्या वो परफेक्ट समय होना चाहिए किसी के लिए भी? अगर हम मैं समझता हूँ कि
आजकल तो बच्चे 20-22 की उम्र तक नौकरियां स्टार्ट कर दे रहे हैं। आजकल उनके लिए बड़े दरवाजे हैं, क्योंकि एक वक्त था जब पूरी पढ़ाई करने के बाद भी लंबा समय आपको बैठे रहना पड़ता था। अगर हम इस उम्र को माने 20 से 24-25 साल की उम्र को, तो किस तरह से निवेश की प्लानिंग होनी चाहिए? प्रशांत जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और मैं जब निवेश की बातें करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट हम भूल जाते हैं कि निवेश करने से आपको जो फायदा होता है, वो शायद रिस्क मैनेजमेंट ना करने पे बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। अब मैं ये क्या बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टर है जिसको सबसे पहला सैलरी का चेक मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें सबसे पहला जब सैलरी का चेक मिले तो उन्हें टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम ले लेना चाहिए, और उसके बाद बचे हुए पैसे को निवेश करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू भी कर देते हैं और आप मान लीजिए 5 साल में 4-5 लाख रुपए इकट्ठा भी कर लेते हैं, पर अगर आपको या आपके घर में से किसी को भी एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो ये पैसा साफ हो जाएगा। शायद आपको और लोन लेकर उस पे ईएमआई भरना शुरू करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने आप यंग है, उतना जल्दी टर्म इंश्योरेंस या मेडिक्लेम ले लें, क्योंकि वो जो बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपके इनिशियल समय में कभी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आपकी सैलरी का पैसा आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। क्योंकि जैसे मैंने गीता जी को भी कहा, आपके हाथ में एज एन इन्वेस्टर आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं और कितने समय के लिए कर सकते हैं, इन दोनों चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अगर ये दो चीजें आप सही से करेगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्यों आने वाले वाकई 8 साल या 10 साल में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे निवेश में। बिल्कुल, बिल्कुल, वाक़ई। तो समय समाप्त हो गया है। वैसे निवेश की बातें तो एक समंदर की तरह हैं, जितना करते जाओ। उम्मीद यही करते हैं कि हमारे दर्शकों की तमाम शंकाओं का समाधान हुआ होगा। आपके सवाल हैं तो हम तक पहुँचाते रहिए। फिलहाल कीर्तन जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इस खास विश्लेषण और मार्गदर्शन करने के लिए निवेशकों का। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।